मैं अपना वर्ड फाइल जो है वो शेयर करता हूँ। अब देखिए कि नेशनलिज्म जो शब्द है, नेशन और नेशनलिज्म, आप अगर इसके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स और थिंकर्स का पढ़ेंगे तो सबका ये कहना है कि नेशन की डेफिनेशन बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र बनता कैसे है, ठीक है, राष्ट्र की अवधारणा क्या है, उसको लेकर कोई भी एक डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो कुछ मान्यताएं हैं कि हम मानते हैं कि राष्ट्र ऐसा बनता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि राष्ट्र वो होता है जहां पर एक जैसे लोग रहते। मेरा नेट आता और जाता है। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है अभी? महेंद्र साहब, आपने हाथ क्यों खड़ा किया है, कुछ पूछना है आपको? हाँ, महेंद्र साहब, महेंद्र क्या नाम है पूरा इनका? हाँ, सॉरी, मेरा नेट चला गया था। चलिए, लेट्स स्टार्ट। मैं फिर से शेयर करता हूँ। तो नेशनलिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नेशन क्या है, राष्ट्र क्या है। अब राष्ट्र की कोई एक अवधारणा नहीं है, कोई एक डेफिनेशन नहीं। आप किसी भी थिंकर को पढ़ेंगे, किसी भी स्कॉलर को पढ़ेंगे, सबका अपना अलग अलग मानना है, अलग अलग डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन फिर भी एक अगर मोटे तौर पर मैं बात रखूं अपनी, तो राष्ट्र का मतलब है एक ऐसा लोगों का समूह जिसमें कुछ चीजें कॉमन है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अगर मैं बैठता हूं और साथ में एक चाइना का आता है मेरे साथ, तो मेरा और चाइनीज के बीच में कुछ बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। हमारे फेशियल फीचर अलग हैं, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारी हिस्ट्री भी अलग है। ठीक है, एक सेंस ऑफ हिस्ट्री भी बहुत अलग है। वो जो एंशंट एंशंट हिस्ट्री पढ़ेगा तो एंशंट चाइना की हिस्ट्री पढ़ता है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ तो एंशंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ता हूँ। और मेरा खान पान, बहुत सारी चीजें अलग हैं। कोई भी वो जो त्योहार मनाता है वो मैं त्योहार बिल्कुल नहीं मनाता हूँ। ठीक है, मैं जो फेस्टिवल मनाता हूँ या मैं जिस ढंग से मेरे यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, जैसे शादियां होती हैं और जो दूसरे जो भी सोशल फंक्शंस होते हैं, वो भी कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम चाइनीज, एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कुछ भी बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। सिर्फ एक ही चीज कॉमन है कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन हैं, हम एक स्पीसीज के हैं। बस यही एक चीज कॉमन है। बाकी आप देखेंगे कि सोशल, कल्चरल और हिस्टोरिकल चीज कुछ भी कॉमन नहीं। लेकिन अगर मैं यूपी से हूँ और मैं एक महाराष्ट्र में आता हूँ, तो आप देखेंगे कि भले ही लैंग्वेज अलग हो ना, लैंग्वेज भी देखेंगे तो पूरी तरीके से अलग नहीं है। लैंग्वेज में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स कॉमन है। हिंदी के वर्ड्स, मराठी के वर्ड्स बहुत सारे कॉमन हैं। हमारे यहाँ पे जो शादियां होती हैं उसमें बहुत सारी चीजें सेम है। हमारी जो वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज हैं, जो हम जिन मूल्यों को मानते हैं, जैसे कि जाति, कास्ट, वो वैसे ही है। ठीक है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, हमारा जो सामाजिक ढांचा है, वो भी लगभग एक जैसा है। हालांकि अंतर है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी कॉमन चीजें हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनसे राष्ट्र बनता है ना। अब कौन सी चीज कॉमन होनी चाहिए तभी राष्ट्र बनेगा, इस पर कंफ्यूजन है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर मैं बोलूं कि लैंग्वेज कॉमन होनी चाहिए, रिलीजन कॉमन होना चाहिए तभी ये राष्ट्र बनेगा, तो ये सच नहीं है। क्योंकि फिर अगर अगर कॉमन रिलीजन
से राष्ट्र बनता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी अलग नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का धर्म एक था। अगर कॉमन लैंग्वेज एक चीज होती तो पंजाब का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि पंजाब, आधा पंजाब मुस्लिम था, आधा पंजाब सिख था, दोनों ही पंजाबी बोलते हैं। तो अगर आप लैंग्वेज को आधार मानोगे, सिर्फ लैंग्वेज को या सिर्फ धर्म को, तो भी ये डेफिनेशन ठीक नहीं बैठती। तो बहुत सारे लोगों ने जब पहले डिफाइन किया था नेशनलिज्म को, तो ये डिफाइन किया था कि नेशन क्या होता है, राष्ट्र एक ऐसा लोगों का समूह होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि बेस्ड होता है कॉमन लैंग्वेज पर या कॉमन रिलीजन पर या कॉमन कल्चर पर या कॉमन एथनिसिटी पर, वंश पर, तो वो राष्ट्र है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि तो ये जो डेफिनेशन है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। नहीं तो फिर सारे इस्लामिक देश एक राष्ट्र होना चाहिए, सारे क्रिश्चियन देश एक राष्ट्र होना चाहिए। अब यूरोप में 90% क्रिश्चियंस हैं, फिर भी यूरोप बटा हुआ है, ठीक है। अगर लैंग्वेज के आधार पर है तो फिर इंग्लैंड और अमेरिका कभी अलग नहीं हो सकते थे। इंग्लैंड भी इंग्लिश बोलता है, अमेरिकन भी इंग्लिश बोलते हैं। फिर आप साउथ अमेरिका में जाओ, साउथ अमेरिका में बहुत सारे लोग स्पेनिश बोलते हैं। स्पेन में जितने लोग स्पेनिश नहीं बोलते, उससे ज्यादा लोग साउथ अमेरिका में स्पेनिश बोलते हैं। ब्राजील एक दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है, उसमें पोर्चुगीज बोली जाती है, पुर्तगाली बोली जाती है। पुर्तगाल एक छोटा सा देश है यूरोप में, ब्राजील इतना बड़ा देश है, लेकिन फिर भी दोनों अलग हैं। तो कुछ चीजें कॉमन होनी चाहिए, ये सच है, लेकिन कॉमन क्या होना चाहिए इस पर डिबेट है, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसीलिए नेशन को, राष्ट्र को डिफाइन करना एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत कठिन काम है। तो अब देखिए इसको कि व्हाट इज नेशन। इट इज बिलीव्ड दैट नेशंस आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ ग्रुप, ऐसा माना जाता है ना। इट इज बिलीव्ड दैट, या ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि राष्ट्र बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनना, राष्ट्र बनते हैं उस समूह से, उस ग्रुप से जिसमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं। यानी कि एक ऐसा समूह, लोगों का ऐसा समूह जिनमें आपस में कुछ कॉमन फीचर्स हैं। अब वो कॉमन फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, कॉमन डिसेंट, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन या कॉमन एथनिसिटी। अब ये चारों शब्द का मैंने पिछली बार आपको अर्थ बताया था। डिसेंट का मतलब होता है वंश, है ना, कि मेरे फादर के फादर के फादर के फादर का अगर मैं पूरा एक 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 ट्री बनाऊं, अपना फैमिली ट्री, है ना, तो वो एक डिसेंट बन जाएगा, है ना। मेरे मेरे मैं किनका, मेरे पुरखे कौन है, मेरे एंसेस्टर कौन है ना। तो अब मेरे फादर के फादर के फादर का अगर मैं ऐसा बनाऊं तो पूरा एक बहुत बड़ा फैमिली बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर जो है, उनके 4 बच्चे थे, 4 बेटे थे, चारों की 4 अलग अलग फैमिली ट्री बनेंगे। फिर वो फैमिली ट्री अलग अलग होता जाएगा और आप देखेंगे कि हजारों लोग एक ही परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, है ना। तो इसको हम वंशावली बोलते हैं। तो वंश, डिसेंट का मतलब होता है वंश। तो बहुत सारी कम्युनिटीज और खास तौर पे जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, जो आदिवासी ग्रुप्स होते हैं, वो अपने आप को कॉमन डिसेंट का मानते हैं कि हमारा आदि जो आदि पुरुष जो था, पुरुष और महिला, यानी कि हमारे एक ही एंसेस्टर है। पूरा का पूरा ट्राइब लाखों की संख्या में है या हजारों की संख्या में है, उन सबका ये मानना है कि हम एक ही परिवार से हैं, हम एक ही वंश से हैं, है ना। तो अब जब हम बोलते हैं कि हम कॉमन डिसेंट से हैं, एक ही वंश से हैं, तो एक जुटता का एहसास होता है, एक एक एक, एक ब्रदरहुड या एक फ्रेटर्निटी, एक भ्रातृत्व का फीलिंग आता है कि हम सब एक हैं, ठीक है। ऐसी ही फीलिंग लैंग्वेज के आधार पर भी आ सकती है। जैसे कि बांग्लादेश का जो वॉर हुआ था 1971 का, जिसमें बांग्लादेश आजाद हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, दोनों ही मुस्लिम थे, पाकिस्तान में भी मुस्लिम थे, बांग्लादेश में भी मुस्लिम थे, ठीक है। दोनों का धर्म एक था, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग थी। तो भाषा के आधार पर भी कभी कभी एकजुटता आ जाती है ना। जैसे कि अगर आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर कुछ उर्दू स्पीकर हैं, कुछ बंगला स्पीकर हैं, कुछ पंजाबी स्पीकर हैं,
कुछ मराठी स्पीकर हैं, तो आप देखेंगे कि उनके अपने ग्रुप्स बन जाएंगे, उनके अपने वो, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो आपका कल्चर भी डिनोट करता है। लैंग्वेज सिर्फ भाषा नहीं होती है, लैंग्वेज सिर्फ बोलने की चीज नहीं होती है। लैंग्वेज आपका हिस्ट्री भी होता है, आपका कल्चर भी होता है ना। तो आप देखेंगे कि मराठी कल्चर जो है, या उड़िया कल्चर है, या तमिल कल्चर है। अब तमिलनाडु में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन उनका एक तमिल कल्चर भी है। वो लैंग्वेज के आधार पर कि वो तमिल कल्चर है, और जिसमें कि बहुत सारी चीजें उनकी कॉमन है। भले ही वो धर्म अलग अलग हो, भले ही उनका उनका कुछ तमिल हिंदू है, कुछ तमिल मुस्लिम है, कुछ तमिल क्रिश्चियन है, तमिल बुद्धिस्ट भी है, लेकिन लेकिन चूंकि उनका एक लैंग्वेज के आधार पर एक कल्चर है, तो वो एक आपको दिखेगा। ठीक है, तो सिर्फ लैंग्वेज का मतलब सिर्फ भाषा नहीं होती है, सिर्फ बोलना नहीं होता है। लैंग्वेज जो है वो आपको आपकी हिस्ट्री और कल्चर भी देता है, और इसीलिए लोग लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं। और अगर मैं आपसे आपकी लैंग्वेज छीन लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको थोप दूं कि नहीं सबको हिंदी ही बोलना है कल से, सबको हिंदी, सब सारे बच्चे, इंडिया के सारे बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, मैं कर सकता हूँ, है ना। कोई भी देश कर सकता है ऐसा। ऐसा कोई बहुत ऐसा हुआ है, बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है कि जहां पर एक भाषा को थोपा गया है बाकी सब लोगों पे। और जब आपकी भाषा, जैसे कि मेरी भाषा अगर डोमिनेंट है, यानी कि मेजॉरिटी में है, जैसे कि मान लेते हैं कि सिर्फ 2-3 भाषाओं का देश है, 3 भाषाएं हैं, इसमें भाषा नंबर 1 जो ए है उसके 80% लोग बोलने वाले, तो डेफिनेटली जिस जिस भाषा की संख्या ज्यादा होगी वो पावरफुल होगा। तो 80% लोग ए लैंग्वेज यूज करते हैं, और बाकी 10% बी और सी लैंग्वेज यूज करते हैं। अब 80% वाले डिसाइड करते हैं कि नहीं, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, सबको आना चाहिए। अब ये जो बी और सी लैंग्वेज है, इनका सिर्फ ये लैंग्वेज ही नहीं है, इनका हिस्ट्री है, कल्चर है, इनके ट्रेडिशंस हैं, वो सब लैंग्वेज से लिंक्ड है। और अगर मैं उनकी लैंग्वेज उनसे छीन लेता हूँ और लैंग्वेज ए उन पर इम्पोज कर देता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनकी हिस्ट्री, सब कुछ उनसे छीन रहा हूँ। अब आप सोचिए, आप ABCD पढ़ते हैं, हर बच्चे, आप देखें, आपको मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप ABCD पढ़ते हैं, ठीक है, सब लोग, सबने, हमने हमने अपनी पढ़ाई की शुरुआत बचपन में सबने ABCD से शुरू की, है ना। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, है ना, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ये पढ़ा है। अब A फॉर एप्पल जो है, एप्पल इंडिया में कहां कहां होता है? आप देखेंगे कि एप्पल जो है इंडिया में सिर्फ कुछ जगहों पर होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, सब लोग ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल ब्रिटेन में होता है, ब्रिटेन की लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं। आपने कभी एप्पल देखा भी नहीं होगा, लेकिन आप ए फॉर एप्पल ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप देखिए, सिंपल सा एग्जांपल ABCD। अब देखिए, अब जो भी उसमें जो 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 यूज होते हैं, ए से फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे नहीं है, हमारे कल्चर का नहीं है। आप जब इंग्लिश पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ते हैं, आप हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल पढ़ते हैं, है ना, ये सब पोएम्स पढ़ते हैं आप। ये हमारी और आपकी पोएम नहीं है, ये ब्रिटिश पोएम है, वहां के बच्चों के लिए है। ठीक है, हमारे यहाँ अपनी पोएम्स हैं, चंदा मामा दूर के, इस टाइप के बहुत सारी पोएम्स हैं हिंदी में, लेकिन हम वो नहीं पढ़ते। और आप देखेंगे कि हम चूंकि चूंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारा कल्चर हम अंग्रेजों का सीख रहे हैं, जबकि अंग्रेजों से हमें कोई मतलब नहीं है, अंग्रेजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है आज के समय में। लेकिन चूंकि हम उनकी लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे कि हम बहुत सारी चीजें उनकी सीख रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जो हमें हमें सीखनी चाहिए थी अपने कल्चर से, वो हम नहीं सीखते हैं, क्योंकि हमारा जो जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एंग्लिसाइज्ड है, यानी कि इंग्लिश के प्रति ज्यादा करीबी है, या इंग्लिश के प्रति ज्यादा
बायस्ड है ना। तो इसीलिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हर ग्रुप अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। और भाषा के आधार पर बहुत सारे युद्ध हुए हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सारे वायलेंस हुआ है सिर्फ लैंग्वेज को बचाने के लिए। तो लैंग्वेज हम और आप जो बोलते हैं वो कुछ बहुत सिंपल बात नहीं होती, उसमें बहुत ही एक गहरी पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, वो हमारी लैंग्वेज जो है वो हमारी हिस्ट्री, कल्चर, हमारे जो हम कैसे अपने आप को देखते हैं, ठीक है, हम हमारा जो इमेजिनेशन है खुद को लेकर, वो भी बहुत कुछ डिपेंड करता है लैंग्वेज पे। अब आप देखिए, एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ इंग्लिश का ही। आप में से जिनको इंग्लिश नहीं आती है या जिन्होंने इंग्लिश मीडियम पढ़ाई नहीं की है, वो कैसा फील करते हैं? अपने आप को कमजोर फील करते हैं, अपने आप को लोअर फील करते हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम में, या जो इंग्लिश जिनको आती है या जिनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुई है, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। जबकि आप दोनों एक ही कल्चर के हैं, आप दोनों एक ही जाति के हो सकते हैं, आप दोनों आसपास रह रहे हैं, दोनों लोग लिट्टी चोखा खाते हैं, ठीक है, या दोनों लोग सुबह पोहा खाते हैं नाश्ते में, या दोनों लोग सुबह डोसा खाते हैं नाश्ते में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ एक लैंग्वेज को लेकर आपके अंदर, किसी के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, किसी के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो आप देखिए, आप ही के हैं लोग, कोई अंग्रेज नहीं आ रहा है थोपने, कोई अंग्रेज डंडा लेके नहीं आता है आपके पास कि अंग्रेजी सीखनी है, लेकिन इंग्लिश का जो डोमिनेंस है वो इतना ज्यादा है कि वो एक सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिक, मतलब किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप खुद का एग्जाम्पल देखिए, आप देखिए आपके आसपास कि अगर आप हिंदी मीडियम है या उड़िया मीडियम है और आप पढ़ने में बहुत होशियार हैं, आप भी टॉपर हैं, है ना, आपने भी अपने स्कूल में टॉप किया है उड़िया मीडियम में, ठीक है, या मराठी मीडियम में, लेकिन जैसे ही आपका पाला एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से पढ़ता है, भले ही वो कितना ही बेवकूफ हो, ठीक है, भले ही वो उसको कुछ आता जाता ना हो, लेकिन वो इंग्लिश जानता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब पहले ये माना जाता था कि हमारा जो राष्ट्र है वो बनता है ऐसे समूह से जिसमें कुछ कॉमन चीजें होती हैं। वो कॉमन चीजें क्या क्या हो सकती हैं? डिसेंट, लैंग्वेज, और तीसरा धर्म। अब रिलीजन तो लैंग्वेज से भी खतरनाक चीज है। रिलीजन के लिए तो कोई भी किसी का गला काट सकता है, ठीक है। रिलीजन का जो हिस्ट्री है, रिलीजन बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। धर्म जो है उसने हमको बहुत कुछ दिया है, ठीक है, और बहुत कुछ लिया भी है ना। धर्म ने हमको एक कॉमन आइडेंटिटी दी है। धर्म ने हमको एक जिंदगी को समझने का एक सेंस दिया है, भले ही वो गलत सेंस हो। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि धर्म का कैसे आया होगा। मानव सभ्यता में, ह्यूमन सिविलाइजेशन में रिलीजन जो है उसका रोल क्या है? रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक संस्था है, और दुनिया के हर जगह पर पाया जाता है, हर कल्चर में पाया जाता है। कोई भी ऐसा कल्चर नहीं है जहां पे धर्म किसी ना किसी स्वरूप में नहीं है, चाहे वो डेवलप्ड सोसाइटी हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड सोसाइटी हो, चाहे वो हंटर सोसाइटी हो जो कि नोमैडिक ट्राइब हो, ठीक है, या चाहे वो एकदम जापानीज हाई प्रोफाइल, एकदम हाईली डेवलप्ड सोसाइटी, ठीक है। हर सोसाइटी में, वो सोसाइटी चाहे डेवलपमेंट के किसी भी पायदान पर हो, धर्म कहीं ना कहीं किसी ना किसी अवस्था में रोल प्ले करता है। अब आप सोचिए कि रिलीजन करता क्या है आपकी लाइफ में। अब सोच के देखिए कि धर्म हमारी लाइफ में क्या करता है। तो आप देखेंगे धर्म हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर देता है। सारे धर्म आपको बताते हैं, अब वो गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं उसकी बात नहीं है, ये आंसर सही है या गलत मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन वो आंसर देते हैं।
हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, ये पृथ्वी कैसे बनी, जिस चीज को हम नहीं जानते हैं वो किसने बनाया, मृत्यु क्यों होती है, किसी के जीवन में सुख क्यों है, किसी के जीवन में दुख क्यों है, मौत के बाद क्या होता है। अब ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जो रिलीजन दावा करता है आंसर देने का। पृथ्वी कैसे आई, भगवान ने बनाई। भगवान ने कैसे बनाई, उसकी कहानी है, बाइबल में कहानी है, कुरान में कहानी है। सभी सभी धर्मों की अपनी अपनी एक ओरिजिन स्टोरी है कि ये पृथ्वी ऐसे हुआ। जो चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, किसी भी प्रकार का नेचुरल फिनोमिना, चंद्रमा क्या है, सूरज क्या है, बारिश क्यों होती है, बिजली क्यों कड़कती है, ठीक है, दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, ये सब नेचुरल फिनोमिना थे जिनको हम नहीं जानते थे कि क्यों होते हैं। आज से 300-400 साल पहले हमें नहीं पता था कि रात और दिन क्यों होते हैं, बारिश क्यों होती है। तो सबका आंसर धर्म देता था। सबका, सारे धर्म का यही काम था कि जो भी नेचुरल फिनोमिना है उसको वो एक्सप्लेन करता था। अब वो एक्सप्लेनेशन सही या गलत में मत जाइए, ठीक है, सही या गलत की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो एक्सप्लेन करता था, ठीक है, हर चीज को लेकर एक्सप्लेनेशन था उसके पास। डेथ क्यों होती है, किसी के जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं, ठीक है, एक तो ये आंसर देता था। एक तो ये धर्म जो है इसका रोल ये था कि अब मानव जो है, मैन जो है या जो ह्यूमन बीइंग है, उसके पास कॉग्निटिव पावर, कॉग्निटिव पावर मतलब समझने की, सोचने समझने की शक्ति। अब कभी आपने देखा है कि कुत्ते लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, या बिल्लियां जाके मंदिर में घंटा बजा रही, या कोई और जानवर जो है जाकर नमाज पढ़ रहा है? नहीं ना। यानी कि बाकी कोई जानवर जो है उसको जरूरत नहीं है धर्म की। किसी भी और दूसरे जानवर में ये नहीं देखा गया है कि सिर्फ इंसान ही एक अकेला ऐसा जानवर है जिसको धर्म की जरूरत है। तो ये धर्म की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे पास एक कॉग्निटिव पावर है। कॉग्निटिव पावर मतलब सोचने और समझने की शक्ति। हम समझते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी बात को, ठीक है, बाकी के जानवर नहीं कर सकते। इसीलिए बाकी के जानवरों को, क्योंकि बाकी के जानवरों के दिमाग में ये क्वेश्चन ही नहीं आता है। किसी डॉग के दिमाग में ये नहीं क्वेश्चन आया है कि मैं डॉग के रूप में क्यों पैदा हुआ, ठीक है, ये 8 साल बाद मेरी मौत हो जाएगी तो क्या होगा, ठीक है, मेरी बॉडी का क्या होगा, ठीक है, मेरी बॉडी को कोई लोग दाह संस्कार करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये उनके दिमाग में ये सब क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो इसलिए रिलीजन का उनकी उनकी जिंदगी में कोई रोल नहीं है। हमारी जिंदगी में रिलीजन का रोल है। तो रिलीजन क्या करता है, एक तरफ आपको जो ये सारी चीजें हैं इनके आंसर्स प्रोवाइड करता है, दूसरी तरफ रिलीजन आपको प्रेजेंट लाइफ कैसे जीनी है उसके भी आंसर देता है। आपको सच बोलना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको परोपकार करना चाहिए। सारे धर्मों में आप देखेंगे कि कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि आप कैसे बिहेव करें, ठीक है, सारे धर्मों में, कि आप अगर आपको ऐसे रहना चाहिए, इससे भगवान खुश होता है, ठीक है, इससे ये करने से भगवान नाराज होता है, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये पाप होता है, ये पुण्य है, ठीक है, ये सही कर्म है, ये गलत कर्म है ना। तो हर रिलीजन में, कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जिसमें ना हो। तो एक तरफ रिलीजन का रोल क्या है कि रिलीजन आपको आपकी लाइफ के कुछ जो कठिन क्वेश्चन है, जिनको जिनको जिन्हें हम जिनको जिनकी जिनकी समझ हमारे पास नहीं है, वो आज भी हमें नहीं पता है कि डेथ के बाद क्या होता है, ठीक है। आज भी हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी बनी कैसे, अभी हम बता सकते हैं कि बिग बैंग हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग से निकला मैटर आया, तो उससे पहले क्या था, है ना। तो आज भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे साइंटिस्ट अभी जूझ रहे हैं। तो अब रिलीजन ये सारी चीजें आसान कर देता है। जब आप, रिलीजन जो है बोलता है कि हम पर विश्वास करो, फेथ करो, है ना। तो फेथ क्या करता है, चीजों को आसान कर देता है। तो रिलीजन एक तरफ आपको ये सारी चीजों के बारे में बताता है, और रिलीजन दूसरी तरफ आपको कोड ऑफ कंडक्ट देता है कि आप एक व्यवस्थित समाज कैसे बनाएं, ठीक है, एक व्यवस्थित समाज कैसे होना चाहिए, एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए। लेकिन एक रिलीजन का एक और प्रॉब्लम है कि हर रिलीजन
यही बोलता है कि वो जो बोल रहा है वो सच है, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है। सारे अगर पिछले 1000, 1500 साल, 2000 साल का हिस्ट्री देखें तो धर्म एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है हिंसा का, वायलेंस का। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हर धर्म का मानना यह है कि उसका सच ही सच है। दुनिया में करोड़ों भगवान हैं, हर व्यक्ति को लगता है कि उसका भगवान ही असली है और बाकी के सारे भगवान नकली हैं। ठीक है, और वो कोई भी धर्म, सिर्फ मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा, हर धर्म का ये लगता है, हर धर्म का यही मानना है कि उनका जो रास्ता है वही सही रास्ता है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनमें एक और फीलिंग है कि ये सबको मानना चाहिए, यही सही रास्ता है क्योंकि मेरा भगवान ही सच्चा भगवान है और उसी का बताया हुआ रास्ता सबसे सही रास्ता है और ये रास्ता सबको मानना चाहिए। ठीक है, तो अब जब हम ये बोलते हैं कि मेरा भगवान ही सच्चा भगवान है और मेरे बताए गए भगवान के बताया गया रास्ता ही सबसे सही रास्ता है, अब ये धर्म नहीं रहा, अब ये राजनीति हो गई, अब ये पॉलिटिक्स हो गई। क्योंकि अब ना तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ना ये आपको आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे रहा है, अब ये थोप रहा है चीजों को दूसरों पर। ठीक है कि नहीं, तुम इस धर्म में आ जाओ, मेरा धर्म सबसे अच्छा है ना, मेरे धर्म के लोग ज्यादा होने चाहिए। तो ना अब रिलीजन जो है ये, इसका डोमेन जो है वो चेंज हो जाता है। अब ये आपके पर्सनल डोमेन से बाहर निकलकर अब ये पॉलिटिकल डोमेन में पहुंच जाता है और राजा जो है इसका इस्तेमाल करता है अपने फायदे के। तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रिलीजन का इस्तेमाल किस तरीके से पॉलिटिक्स में होता है, राजनीति में होता है। पहले राजाओं ने फायदा उठाया और आज हमारे नेता उठाते हैं धर्म का फायदा। ठीक है, तो ये डिसेंट, अब देखिए ये सब बहुत पावरफुल चीज है, मैं इनको अलग अलग एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि बहुत पावरफुल चीजें हैं। डिसेंट, वंश अपने वंश को बचाने के लिए लोग जान देते हैं, जान लेते हैं, बहुत हिंसा करते हैं। लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजन तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथा है एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब होता है कि आपका वंश अलग अलग हो सकता है लेकिन कल्चर एक है, एथनिक कल्चर एक है, और आप एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे पहनते हैं, एक जैसे आप बातें करते हैं। ठीक है, आपके एक जैसे त्योहार हैं, आप एक ही एरिया में बहुत सालों से रह रहे हैं एक साथ, एक जैसे दिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एथनिसिटी। वंश डिसेंट से मिलते जुलता है। तो अब अक्सर ये माना जाता था कि पहले ये माना जाता था कि राष्ट्र इनसे बनता है, लेकिन अभी अगर आप देखें पिछले 200 साल का जो इतिहास उठा के देखें तो आपको समझ में आएगा, सॉरी, देयर इज इन फैक्ट नो कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज प्रेजेंट इन ऑल नेशन। तो अगर आप सारे राष्ट्र को उठा के देखेंगे आज के, तो आपको ये सेंटेंस पर विश्वास नहीं हो, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया है। अब इंडिया एक नेशन है, अपने आप को क्लेम करता है या नहीं उस पर डिबेट है, लेकिन वो अपने आप को क्लेम करता है कि हम एक राष्ट्र हैं। अब ना तो हमारी सेम लैंग्वेज है, ना ही हमारा सेम रिलीजन है, ना ही हमारी एथनिसिटी सेम है, और ना ही हमारा वंश से, फिर भी हम अपने आप को राष्ट्र क्लेम करते हैं और सारी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, इंडिया उसका प्राइम एग्जाम्पल है। इंडिया में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, और बहुत बड़े नंबर में। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, एक बड़ा ग्रुप है और बाकी सब छोटे छोटे ग्रुप्स, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स एक साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनफैक्ट अगर आप वास्तविकता में देखें, इनफैक्ट का मतलब है वास्तविकता में, तो देयर इज नो कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता, कोई कॉमन विशेषताएं नहीं है जो कि प्रेजेंट है सभी राष्ट्रों में। तो अगर आप सारे राष्ट्र को अलग अलग एक लाइन में रखेंगे, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबको एक लाइन में लगा के रखेंगे
और सब में देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारे राष्ट्र में कॉमन कुछ भी नहीं है। देयर इज नो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो कि सभी राष्ट्र में हो, ठीक है। सो देयर इज नो कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज प्रेजेंट इन ऑल नेशंस। Many nations do not have a common language, ठीक है। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी भाषा एक नहीं है। कनाडा एक एग्जाम्पल है। कनाडा में 2 भाषाएं हैं बोली जाती हैं, एक इंग्लिश है और एक उनका एक बहुत बड़ा एरिया है क्यूबेक। क्यूबेक करके एक वहाँ पे राज्य है जहाँ पर कनाडा में, जहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है, ठीक है। लेकिन कनाडा अपने आप को एक राष्ट्र बोलता है, ठीक है। फिर आप इंडिया में आ जाएंगे। इंडिया ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन बाय डिफरेंट कम्युनिटीज। इंडिया में भी बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। नॉर डू मेनी नेशंस हैव अ कॉमन रिलीजन टू यूनाइट, और ना ही कॉमन रिलीजन है। तो कई ऐसे देश हैं जो मल्टी रिलीजियस है। मल्टी रिलीजियस जैसे इंडिया, जिसमें बहुत सारे धर्म के लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके अलग अलग धर्मों के, जिसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। तो फिर राष्ट्र बनता कैसे? तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर पहले जो मान्यता थी लोगों की कि राष्ट्र के लिए कुछ चीज कॉमन होनी चाहिए, जैसे कि कॉमन धर्म या कॉमन भाषा या कॉमन वंश या कॉमन उसका एथनिसिटी, तो वो तो नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आज के एग्जाम्पल में, आज की दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे आपको राष्ट्र मिल जाएंगे जहां पर ये चीजें कॉमन नहीं है। तो फिर क्या चीज ऐसा है जो राष्ट्र बनाता है? अब ये थोड़ा कठिन डेफिनेशन है, मतलब आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट देन कॉन्स्टिट्यूट्स अ नेशन? क्या चीज से नेशन बनता है? फिर अ नेशन इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड इमेजिन्ड कम्युनिटी। अब एक स्कॉलर हुए थे अभी कुछ साल पहले जिनका नाम है बेनेडिक्ट एंडरसन। उन्होंने एक किताब लिखी थी नेशनलिज्म, और उनका थियरी था कि नेशनलिज्म जो है या जो नेशन है वो हमारी कल्पना पर आधारित होता है। हम कल्पना करते हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, हम मान लेते हैं कि हम सब एक हैं, ठीक है। तो राष्ट्र जो है वो एक काल्पनिक, आपके इमेजिनेशन में है, आपके एक काल्पनिक कंसेप्ट है, एक काल्पनिक सोच है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल भगवान, ठीक है। अब देखिए, सोचने समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप अपनी धार्मिक भावनाएं आपकी जो भी हैं उनको एक कोने में रखिए, सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पे सोचिए, भगवान हो भी सकता है, भगवान नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भगवान है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन करते हैं कि भगवान है, और जब आप इमेजिन कर लेते हैं कि आपने उसको सोच लिया कि भगवान है, फिर आपके लिए ये एक पावरफुल बिलीफ बन जाता है, आपका विश्वास लग जाता है, आप व्रत रखते हैं, आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, आप उसके हिसाब से चलते हैं, और आपका अटूट विश्वास होता है भगवान में। आपने ये ऐसा इमेजिन्ड थिंग, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप उसको न्यूट्रल होकर सोचेंगे, आप अगर बहुत धार्मिक होकर नहीं सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो सामने है तभी हम विश्वास करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये बॉटल है मेरे पास, तो ये बॉटल मुझे दिख रहा है, ठीक है, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि ये बॉटल है। हर किसी को विश्वास हो जाएगा कि ये बॉटल है, क्योंकि इसको मैं टच कर सकता हूँ, इसको मैं देख सकता हूँ, ठीक है, ये फिजिकल रूप में है, ठीक है। लेकिन कई ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो इमेजिनेशन में काम करते हैं और वो बहुत पावरफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कजिन ब्रदर हैं और आपके रियल ब्रदर हैं, ठीक है, कजिन ब्रदर और रियल ब्रदर, ठीक है, और आप एक ही ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, आपके परिवार में चाचा मामा ताऊ सब एक साथ रह रहे हैं, सब भाई बहन हैं आपस में। आप देखेंगे कि आपका जुड़ाव जो है वो आपके रियल भाई बहनों से ज्यादा होगा मैक्सिमम केसेस में। मैं ये नहीं बोल रहा कि
हर केस में ऐसा होता है, मैक्सिमम केसेस में। लेकिन आपके चाचा के बच्चे से, उसके बच्चों से आपकी दूरी हो जाएगी थोड़ा, ठीक है, दूरी हो जाएगी, क्योंकि आप ये इमेजिन करते हैं कि ये इनके माता पिता अलग हैं, मेरे माता पिता अलग हैं, जबकि आप एक ही परिवार है, एक ही साथ उठते बैठते हैं, लेकिन फिर भी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में एक इमेज है कि ये जो भाई है, इसके माता पिता और मेरे माता पिता एक ही हैं, इसलिए इससे मेरा जुड़ाव ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको दिखे या जो चीज आपको पता है कि वो सच है, उसी पर आपका फेथ हो। कई बार बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में, जब हम इमेजिनेशन, जिस चीज को हम इमेजिन करते हैं और वो बहुत ही पावरफुल होता है। तो राष्ट्र भी कुछ उस तरीके से है। तो राष्ट्र क्या है? अ नेशन इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड इमेजिन्ड कम्युनिटी, जिसको हम पकड़ कर रखते हैं, विच इज हेल्ड टुगेदर। ये बनती है कैसे? बाय द कलेक्टिव बिलीफ, एस्पिरेशंस एंड इमेजिनेशन ऑफ इट्स मेंबर्स। तो राष्ट्र में जो लोग शामिल हैं, उनकी कुछ सामूहिक मान्यताएं होती हैं, एक जैसी मान्यताएं। सभी लोग मानते हैं कि जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट तक हम सब एक हैं। ये हमने मान लिया है और सभी हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो ये कलेक्टिव बिलीफ है। और हमारे कलेक्टिव एस्पिरेशन होते हैं। एस्पिरेशंस मतलब हमारी इच्छाएं। सब चाहते हैं कि भारत सुपर पावर बने, भारत क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीते, भारत जो है वो महान काम करे, है ना? एस्पिरेशंस होते हैं। तो राष्ट्र इनसे बनता है। तो राष्ट्र को कैसे हेल्ड किया जाता है, यानी कि साथ में कैसे लेकर आते हैं? जब किसी ग्रुप में लोग एक जैसी मान्यताएं रखते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं। कलेक्टिव बिलीफ, एस्पिरेशन एंड इमेजिनेशन, ये एक डेफिनेशन है नेशन की। अब इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे आती है। सबसे पहले होता है शेयर्ड बिलीफ। अब देखिए, बिलीफ का मतलब होता है फेथ, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूं रिलीजन, तो रिलीजन भी शेयर्ड बिलीफ ही है। रिलीजन कुछ अलग से कुछ नहीं है। जो मुस्लिम है या जो हिंदू है या जो जैन है, वो एक जैसी मान्यताओं को मानते हैं। इस्लाम के जो मानने वाले हैं, उनको लगता है कि अल्लाह है, मोहम्मद साहब है और कुरान है, ठीक है। जैन है, उनको लगता है कि तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर हुए थे, उन्होंने ये बोला, ठीक है। हिंदू का अपनी मान्यताएं हैं। तो हर, ये भी आप देखोगे, रिलीजन भी एक प्रकार का शेयर्ड बिलीफ है कि मैं अल्लाह को मानता हूं, तुम भी अल्लाह को मानते हो, तुम भी अल्लाह को मानते हो, तो हम सब मुस्लिम हो गए, ठीक है। तो यानी कि तुम भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम। कुछ और ऐसा कुछ और है नहीं एक्चुअली, ठीक है। अब चूंकि तुम हमारे भगवान एक है, तो चलो हम शादियां भी कर लेंगे एक दूसरे से। हम दूसरे 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 लोगों से शादियां नहीं करेंगे जिनके भगवान अलग है। समझ रहे हैं आप? तो इससे कम्युनिटी बन जाती है। फिर जब शादियां होने लगती हैं आपस में, एक लंबे समय, एक खास कल्चर, उस धर्म का एक कल्चर डेवलप हो जाता है। शुरुआत कहाँ से हुई हो? अब सोचिए, क्रिश्चियनिटी की शुरुआत कहाँ से हुई हो, या इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई हो? कुछ लोग हुए होंगे जो ये बोलते हैं कि मैं अल्लाह में बिलीव करता हूँ। किसी क्रिश्चियन होंगे, वो बोलेंगे मैं जीसस क्राइस्ट में बिलीव करता हूँ। शुरुआत में 5-10 लोग रहे होंगे, है ना? हर धर्म की शुरुआत में बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक साथ कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी भी धर्म को बनने में सैकड़ों साल लगते हैं। तो आज का जो इस्लाम है या आज का जो क्रिश्चियनिटी है, उसको बनने में सैकड़ों साल लगे, ठीक है। तो शुरुआत में कॉमन पॉइंट क्या रहा होगा कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं, उनको वो मोहम्मद साहब से प्रेरित हुए होंगे, उनसे इंस्पायर हुए होंगे कि हाँ ठीक है, जो मोहम्मद साहब बोल रहे हैं वही सच है और हम इनको मानेंगे, ठीक है। क्रिश्चियनिटी वाले जीसस क्राइस्ट सच सही है और जीसस क्राइस्ट ने जो बोला है हम वही मानेंगे। और धीरे धीरे वो ट्रेडिशंस और कल्चर डेवलप होते जाते हैं। तो रिलीजन भी एक प्रकार का शेयर्ड बिलीफ है। मैं भी ये बात मान रहा हूँ, तुम भी ये बात मान रहे हो, तुम भी ये बात मान रहे हो, तो हम एक धर्म के हो गए, ठीक है।
तो रिलीजन भी एक प्रकार का शेयर्ड बिलीफ है, तो नेशनलिज्म भी वैसा ही, ठीक है, वो ये कहना चाहता है। तो अब वो बता, अ नेशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है मान्यता, मानना, किसी चीज पर विश्वास करना, मान्यता या विश्वास, उसको हम बोलते हैं बिलीफ। तो अ नेशन जो होता है, राष्ट्र बनता है एक विश्वास से, और विश्वास क्या होता है, जब उसके मेंबर ये मानना शुरू कर देते हैं दैट दे बिलोंग टुगेदर। अ नेशन एग्जिस्ट व्हेन इट्स मेंबर, when its members believe that they belong together। तो नेशन की शुरुआत कैसे होती है? नेशन की शुरुआत एक समूह से होती है, उस समूह से जहां पर जिस समूह के लोग ये मानना शुरू करते हैं कि हम सब एक हैं, वी बिलोंग टुगेदर, ठीक है। दे सी देमसेल्फ एज अ कलेक्टिव ग्रुप, वो अपने आप को एक सामूहिक ग्रुप के रूप में देखते हैं, एक समूह के रूप में देखते हैं कि हम सब एक हैं, ठीक है। तो हम अपने आप को वो एक ग्रुप के रूप में देखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनमें एक इच्छा जगती है स्वतंत्र होने की, कि चूंकि हम एक ग्रुप हैं, हम अलग हैं बाकी से, इसलिए हमें हमारा अपना चाहिए सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो नेशन क्या होता है? नेशन एक ऐसा ग्रुप, लोगों का ऐसा समूह जो एस्पायर करता है टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। अब इस चीज को आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि जब भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी 1880-90 से, जब ये शुरू हुआ था, स्ट्रॉन्ग फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ था 1885 से, मान के चलते हैं जब कांग्रेस बनी थी 1947 तक। तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका क्या कहना क्या था? वो क्या बोल रहे थे? हम एक राष्ट्र हैं, चूंकि हम एक राष्ट्र हैं, हमको आजाद रहने का हक है, हम खुद को गवर्न करेंगे, हमें कोई दूसरा गवर्न नहीं कर सकता, हम पर कोई दूसरा हुक्म नहीं चला सकता, चूंकि हम एक राष्ट्र हैं, ठीक है, हम एक नेशन है, ठीक है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशन क्या होता है? नेशन एक ऐसा लोगों का समूह होता है जो अपने आप को एक मानते हैं और आजादी की इच्छा रखते हैं। आजादी का मतलब क्या है? आजादी का मतलब है इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि एक अलग से उनकी एक राजनीतिक वो होना चाहिए। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है स्वरूप होना चाहिए, एक अलग राजनीतिक स्वरूप होना चाहिए। और स्वरूप कैसा होना चाहिए राजनीतिक स्वरूप? वो स्वतंत्र होना चाहिए। यानी कि हर नेशन जो है वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि वो एक मिनट, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि एक मिनट, मेरा ये मोबाइल का नेट खत्म हो गया है। मैं एक मिनट जरा देखता हूँ कि मेरा वाईफाई आया या नहीं। एक मिनट, मैं अभी फिर से जुड़ जाऊँ। हाँ, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है अभी? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? हाँ, मेरा वो मोबाइल का नेट खत्म हो गया था, अभी वाईफाई शुरू किया। वाईफाई पहले चला गया था। समझ में आ रहा है कुछ कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को? पक्का? ठीक, चलिए।
आप देखेंगे कि सोशल साइंस जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और हमको स्कूल में कॉलेजेस में अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये बहुत बोरिंग लगता है। हिस्ट्री और बहुत बोरिंग लगता है, लोगों को नींद आता है। लेकिन एक्चुअली में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप जब सोशल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो आपके आसपास क्या हो रहा है उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था कि राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र के लिए सबसे जरूरी है शेयर्ड बिलीफ, कि एक ग्रुप ऐसा हो जो ये माने कि हम सब एक हैं। और ये बनता कैसे है? ये बनता है कॉमन हिस्ट्री से। ये जो ग्रुप है वो अपने आप को एक ऐसे समूह के रूप में देखता है जिसका कॉमन पास्ट है। अब देखिए, ये दो शब्द हैं कि कोई एक ऐसा ग्रुप जो अपने आप को देखता है कि उसका कॉमन पास्ट है। कॉमन पास्ट का मतलब है कि उसका जो भूतकाल है वो एक जैसा है, एक ही है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो एक्चुअली नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री है, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्यन सभ्यता, ये सब। लेकिन आप सबको लगता है कि हम अपनी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा है नहीं, है ना। आपकी तमिल हिस्ट्री कुछ और होगी, उड़िया हिस्ट्री कुछ और हो सकती है, मराठी हिस्ट्री कुछ और हो सकती है, लेकिन जो पढ़ाया जाता है आपको ऐसा लगता है कि वो हिस्ट्री जो है वो आपकी हिस्ट्री। तो एक कॉमन हिस्ट्री क्रिएट की जाती है। अब ये जो कॉमन पास्ट है, एक कॉमन हिस्ट्री जो है, ये बनाया जाता है, ये क्रिएट किया जाता है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हो। अब जैसे मैंने आपको बोला, कल को अगर महाराष्ट्र बोले कि हम अलग देश होना चाहते हैं, तमिलनाडु बोले कि हम एक अलग देश चाहिए, तो आप देखेंगे कि इनका एंशिएंट हिस्ट्री तुरंत बदल जाएगा, पूरा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक बदल जाएगा। ठीक है, जबकि हिस्ट्री वही है, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आप एक हिस्ट्री कैसे देखते हैं। अब अगर महाराष्ट्र अलग एक देश बन जाता है तो महाराष्ट्र का जो हिस्ट्री है वो आपकी नेशनल हिस्ट्री हो जाएगी। महाराष्ट्र में जो हीरो हैं वो आपके हीरो होंगे। अब आप उड़िया हीरो या नॉर्थ इंडिया के हीरोज नहीं पढ़ेंगे, है ना। आप उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि यही हमारा इतिहास है। जबकि मैं बोलूं कि महाराष्ट्र नाम का चीज 1960 में आया है। महाराष्ट्र स्टेट जो है वो 61 में बना है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कॉमन पास्ट एक ऐसा क्रिएट होगा, ऐसा लगेगा कि महाराष्ट्र हजारों सालों से ऐसा ही था, मतलब हजारों सालों से ये महाराष्ट्र चला रहा है। हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज बहुत पुरानी है और हम इसको बहुत सालों से जी रहे हैं, हमारा यही कल्चर एक ऐसा चला आ रहा है ना। तो आपको एहसास दिला जाएगा कि आपका जो कल्चर है, जो आपका हिस्ट्री है, वो बहुत सालों से कंटिन्यू चला आ रहा है। और जब ये आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आप में एक प्राइड आ जाएगा, एक नेशनलिज्म का फीलिंग आ जाएगा, मराठी नेशनलिज्म का फीलिंग आ जाएगा अपने आप। और अब आप महाराष्ट्र के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं, अपनी जान दे भी सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि एक कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन लोग हैं, और ये हमारे लोग हैं, ये दूसरे लोग हैं। तो हिस्ट्री जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए होती है कि हिस्ट्री जो है, कौन लोग आपके हैं, कौन लोग बाहर के हैं, ये हिस्ट्री क्रिएट करता है। आज मैं यूपी का हूं और मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, हमको लगता है कि हम सब एक हैं, लेकिन कल को अगर महाराष्ट्र अलग हो गया तो मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से, मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा, मराठी लोग मार देंगे मुझे, द अदर बन जाऊंगा मैं। आप समझ रहे हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लीजिए। तो हिस्ट्री क्या करता है, द अदर, जैसे कि अभी आज कोई भी पाकिस्तानी जो लाहौर में रहता है, लाहौर और अमृतसर जो है ये ट्विन सिटी कहलाते हैं, जुड़वा जुड़वा शहर कहलाते हैं, क्योंकि दोनों पास पास है। लेकिन लाहौर पाकिस्तान में है, अमृतसर इंडिया में है, मात्र 20-30 किलोमीटर का अंतर है। 1947 से पहले लोग आते जाते रहते थे आराम से, सब पूरा, किसी की शादी यहाँ पे हो रही है, किसी का सब वहां पे हो रहा है, किसी की फैमिली आधी इधर है, किसी की फैमिली आधी उधर है,
लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का बॉर्डर क्रिएट होता है, अब वो द अदर हो गए। अब वो अगर इधर आएंगे तो आप मार देंगे, जबकि हजारों सालों से वो एक थे, है ना। तो नेशनलिज्म जो है वो, अब नेशनलिज्म जो है एक कॉमन हिस्ट्री तैयार करता है, और कॉमन हिस्ट्री जो है कॉमन पास्ट बोलते हैं कि आपका एक कॉमन पास्ट। अब जो पंजाब में रह रहे हैं, जो बॉर्डर पे रह रहे हैं, जो इंडिया के साइड के बॉर्डर के हैं, उनको लगेगा कि इंडियन हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री है, और जो पाकिस्तान के बॉर्डर में साइड में रह रहे हैं इधर, उनको लगेगा कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो हमारी हिस्ट्री है। वो ये भूल जाएंगे कि आज से 60 साल पहले आप दोनों एक थे, आपकी हिस्ट्री एक थी, आपकी हिस्ट्री कुछ कॉमन रही होगी, लेकिन देश ने उनको बांट दिया। ठीक है, समझ रहे हैं। तो कॉमन हिस्ट्री इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसीलिए आपको स्कूल में भी छोटे पर से ही बहुत सारी चीजों के लिए आपको ट्रेन किया जाता है। सबसे पहले आपके यहाँ नेशनल एंथम गाया जाता है, हर दिन जनगण मन होता है, आपको लाइन में खड़ा किया जाता है, छोटे बच्चे, नर्सरी के बच्चों को भी, और झंडा रहता है, भारत का तिरंगा, झंडे के सामने आपको जनगण मन करना पड़ता है, आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको अटेंशन रहना पड़ता है। ठीक है, फिर स्पीचेस होती हैं, स्पीच में सबसे पहले आपको देश के प्रति भक्ति सिखाई जाती है, शुरुआत से ही, बचपन से ही, स्कूल में नर्सरी से आपको यही सिखाया जाता है। ठीक है, आपसे मैप बनवाया जाता है, आपसे झंडा बनवाया जाता है ना। और जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं उनके फोटोज होते हैं। फिर जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जो आपकी टेक्स्ट बुक्स आती हैं, उसमें जो कहानियां आप पढ़ते हैं, उसमें भी ज्यादातर कहानियां किन लोगों की होती हैं? जिन्होंने देश के लिए जान दे दी, ठीक है, या जिन्होंने कुछ देश के लिए कुछ किया, पब्लिक के लिए कुछ किया, उसकी कहानी नहीं होगी, बहुत कम होंगी। ठीक है, ज्यादातर आप बचपन में जो स्टोरीज पढ़ते हैं, जो आपको पढ़ाई जाती हैं, वो देशभक्ति से होती है। तो यानी कि देशभक्ति आपके अंदर डाली जाती है। ठीक है, तो ये कैसे होती है? थ्रू कॉमन हिस्ट्री। ठीक है, पीपल हु सी देमसेल्फ एज अ नेशन, people who see themselves as a nation create a sense of continuing historical identity by drawing on collective memories, legends and historical records. अब सबने एक कहानी सुनी होगी पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है, सबने कहानी सुनी होगी राणा प्रताप की। अब राणा प्रताप राजस्थान के थे और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के थे। उनकी सबकी कहानियां हमने पढ़ी भी हैं, और ये सारे लोगों की कहानियां हमने इसलिए पढ़ी हैं क्योंकि ये माना गया कि ये विदेशियों से लड़ रहे थे। अब पृथ्वीराज चौहान के समय अगर आप जाते हैं आज से 1200 साल पहले, तो देश और विदेश का कंसेप्ट बहुत ही अलग रहा होगा। पृथ्वीराज चौहान पूरे भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि पूरा भारत का कंसेप्ट ही नहीं था। ना ही राणा प्रताप के लिए राजस्थान से बड़ा कोई देश था। उनके लिए जो राजपूताना जो था, जो राजस्थान का वो एरिया है, वही उनका देश था। उसको बचाने के लिए वो लड़ रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो कि हम पूरे भारत का जो मैप, अभी का जो मैप है उसके हिसाब से हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने हीरोज को चुनते हैं। ठीक है, कुछ हीरोज को हम चुनते हैं और उनसे अपने इतिहास गढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत का जो इतिहास गढ़ा गया, और ये हर राष्ट्र में होता है, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। अमेरिका ने भी यही किया है। ठीक है, अमेरिका ने भी यही किया है, इंग्लैंड का भी यही है, फ्रांस का भी यही है, जापान का भी यही है। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने कुछ ऐसा अलग किया है, हर राष्ट्र की यही कहानी है। हर राष्ट्र क्या करता है? एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है, और कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए भाषा, धर्म, ये तो जरूरी है ही, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉमन हिस्ट्री। ठीक है, तो पीपल हु सी देमसेल्फ एज अ नेशन, वो लोग जो अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं, वो क्या करते हैं? दे क्रिएट अ सेंस ऑफ कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि वो अपने आप को एक कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी के रूप में देखते हैं।
अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। वो लोग जो राष्ट्र कहलाना चाहते हैं या अपना राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो क्रिएट करते हैं मतलब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सेंस, एक समझ, किस चीज की? ऑफ कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, यानी कि हमारी जो ऐतिहासिक पहचान है वो पुराने समय से चली आ रही है, हम अभी के नहीं हैं। हर राष्ट्र यही कोशिश करता है ये दिखाने की कि वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो जो हिस्टोरिकल आइडेंटिटी होती है उसको हम क्रिएट करते हैं, और वो क्रिएशन कैसा होता है? अ कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। कंटिन्यूइंग का मतलब है कि वो अभी की नहीं है, ना खत्म हुई है, ना बीच में है, वो शुरुआत से चला आ रहा है। जब से इंसान पैदा हुआ है, जब से हमारा हिस्ट्री शुरू हुआ, तब से हम हैं हिस्ट्री में। तो हम एक ऐसी आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करते हैं। कैसे? इतिहास के द्वारा, कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। और इसके लिए हम क्या करते हैं? हम सहारा लेते हैं किस चीज का? कलेक्टिव मेमोरीज का, लेजेंड्स का और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का। कलेक्टिव मेमोरीज का होती है, कलेक्टिव मेमोरीज में आप देखेंगे कि आपके जो पुरखे होते हैं वो बहुत सारी कहानियां आपको सुनाते हैं। जैसे कि अब अगर आप ईस्टर्न यूपी के हैं, ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी के, तो आप आल्हा और ऊदल की कहानियां सुनी होंगी। आल्हा और ऊदल दो भाई थे जो बहुत ही फेमस वॉरियर थे। अब वो सच में है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन उनकी कहानियां हम सुनते आए हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो हिस्टोरिकल फैक्ट हो सकता है कि वो हिस्टोरिकल फैक्ट ना हो, सिर्फ कहानियां हैं। तो ये कलेक्टिव मेमोरीज है हमारी, तो इनसे भी हम इतिहास गढ़ते हैं। ठीक है, अब जहां जहां पर भी आला और उदल की कहानियां हैं, ईस्टर्न यूपी में या सेंट्रल यूपी में, जहां जहां पर भी हैं, तो हम बोलेंगे कि हम एक लोग हैं, क्योंकि हमारी सबकी कलेक्टिव मेमोरी एक है। कलेक्टिव मेमोरी, मेमोरी का मतलब है यादें, सामूहिक यादें। ठीक है, तो आप अगर नॉर्थ नॉर्थ बिहार में जाएं, नॉर्थ बिहार में जो पासवान कम्युनिटी है, दुसाद कम्युनिटी, उनका अपना एक राजा है, सुहेल देव। सॉरी, सुहेल देव है कौन? नहीं, सुहेल देव तो पासी का है, याद नहीं आ रहा है। तो उनका अपना एक मिथ है। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है वो, मैं भी याद नहीं आ रहा, याद आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये उस कास्ट का कलेक्टिव मेमोरी है, उनकी यादें हैं। लेजेंड्स का भी मतलब होता है कहानियां यहाँ पर। तो लोगों की यादें, लोगों की कहानियां, और कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी होते हैं, कुछ एक्चुअल में हिस्ट्री में हुआ है। इन तीनों से मिलकर हम अपने राष्ट्र का इतिहास क्रिएट करते हैं। तो कोई भी राष्ट्र, कोई भी जो ग्रुप जो अपने आप को एक नेशन के रूप में बदलना चाहता है, वो सबसे पहले क्या करता है? वो अपना इतिहास गढ़ता है। अब वो इतिहास में कितनी सच्चाई है ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन वो अपना एक इतिहास गढ़ता है। ठीक है, और इतिहास कैसे गढ़ता है? वो लेता है, ड्रॉ करता है, हम लोगों के अंदर जो कहानियां हैं, लोगों में जो कलेक्टिव मेमोरीज हैं, लेजेंड्स हैं, और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इन तीनों को मिक्स करके वो अपना एक इतिहास गढ़ता है। और इतिहास में वो क्या दिखाता है? ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप आइडेंटिटी है, जैसे कि हम भारतीय हैं, तो ये जो भारत है, अब आप अगर इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते तो आप कैसे पढ़ते हैं? एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत बहुत ही बकवास शब्द है एक्चुअली में, क्योंकि प्राचीन समय में भारत था ही नहीं। भारत मॉडर्न चीज है, मॉडर्न फिनोमिना है। इंडिया या भारत, ये जो कंसेप्ट है, ये अभी का है। जो पुराने समय में भारतवर्ष अगर यूज भी हुआ है, तो वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लिए यूज हुआ था, भारतवर्ष। ठीक है, जैसे कि बुद्धिस्ट जो कहानियां हैं, फोक टेल्स हैं, उसमें इंडिया को जम्बू द्वीप बोला गया। ठीक है, तो अलग इंडिया, अब उस समय का भी इंडिया जो है जम्बू द्वीप, वो कितना बड़ा था, उसमें क्या साउथ इंडिया था या नहीं, वो सब डिबेटेबल है। ठीक है, उस पर बहुत बहस हो सकती है। तो लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं आज, तो हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जबकि एक्चुअल में प्राचीन भारत नाम का कोई चीज नहीं था, मध्यकालीन भारत भी कोई चीज नहीं था।
आप अकबर से जाके बोलो कि तुम भाई भारत में हो, मध्यकालीन भारत में हो, तो वो हंसेगा आपको, ये क्या होता है। ठीक है, तो अब लेकिन हमको ये लगता है कि हमको हमको जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें क्या सेंस आता है कि जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हमारी यही कहानी है, हमारा यही इतिहास है, कॉमन हिस्ट्री। ठीक है, समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है राष्ट्र को बनाने के लिए। और इसलिए भारत के जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने भारत की जो एंशियंट सिविलाइजेशन है और कल्चरल हेरिटेज है उसको क्लेम किया था और लड़ने के लिए तैयार किया। अब आप याद रखिए, अगर आप आजादी के समय का भारत, आजादी से पहले का जो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भारत की जब कल्पना करते थे तो गंगा, जमुना, वेद, पुराण, ठीक है, इनकी बात करते थे। राम राज्य, गांधी जी का फेवरेट था राम राज्य। ठीक है, तो उनके लिए बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि अधिकांश हिंदू थे, तो उनकी जो इतिहास की जो सोच थी वो हिंदू थी। तो इसीलिए सारी नदियों के नाम लेते थे वो। ठीक है, नदियां, सभी नदियों को माँ बना दिया था, गंगा मैया, ठीक है, यमुना मैया। ठीक है, तो एक एक होता है ना, जब अगर जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई पेट है, आपका कोई आप किसी पालतू जानवर को रखते हैं अपने पास, अगर आप उसको, उसके साथ आपको बहुत प्यार हो गया है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं? आप उसको एक इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, उसका नाम देते हैं। ठीक है, आप उससे बातें करते हैं, भले ही उसको कुछ समझ में ना आए। आपका डॉग है, आपका कैट है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन यू विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट ही और शी इज अ पर्सन। उसको प्यार करेंगे, उसको गले से लगाएंगे, उससे बातें करेंगे। तो आप क्या होता है, जब आप अफेक्शन, जो आपका प्यार होता है, तो जब आप किसी को प्यार दिखाते हैं तो आप उसको पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं। पर्सोनिफिकेशन मतलब उसको एक पर्सन के रूप में देखने लगते हैं। जैसे कि गंगा मैया, गंगा माता, ठीक है, अब गंगा हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर रही है, और गंगा जो है वो एक धार्मिक भी बहुत ज्यादा, उनका उसका एक धर्म, धर्म से भी बहुत ज्यादा लगाव है। धर्म, धर्म का भी बहुत, धर्म का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हिंदू जो तीर्थ स्थान है, जो फेमस जितने भी तीर्थ स्थान है, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो प्रयाग हो, चाहे वो बनारस हो, वो सब गंगा के किनारे। तो गंगा का एक रेलिवेंस है, एक गंगा का जो है हमारे कल्चर पर, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र या उसकी बात नहीं कर रहा। गंगा का एक नॉर्थ इंडिया में एक कल्चरल रेलिवेंस है। आज भी लोग गंगा में नहाने जाते हैं और उनको लगता है कि उनके पाप धुल जाएंगे, है ना। और बहुत 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 लोगों का विश्वास है। इसीलिए आप देखेंगे कि कोरोना पेंडेमिक के समय भी लोगों को पता है कि कोरोना फैल रहा है, फिर भी लोग लाखों की संख्या में हरिद्वार गए थे कुंभ में। अभी जस्ट एक हफ्ता पहले लाखों की संख्या में लोग गए थे, और सबको पता था कि कोरोना चल रहा है। इसको बोलते हैं फेथ, ये होता है विश्वास। ठीक है, तो आप कुछ भी बोलो वो नहीं मानेंगे, राइट। तो ये, क्योंकि वो शेयर्ड बिलीफ है, वो मान्यता है उनकी, और एक वो अकेले नहीं है, वैसी मान्यता वाले लाखों की संख्या में, कि गंगा मैया जो है वो बहुत पवित्र हैं और उनसे हमारे पाप धुल जाते हैं। तो ये सारी चीजों को यूज किया जाता है एक कॉमन हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कॉमन हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे जो जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो नेशनलिस्ट थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उन लोगों ने भारत की जो एंशियंट सिविलाइजेशन है और कल्चरल हेरिटेज है उसका इस्तेमाल किया राष्ट्र की कल्पना करने में। हमारा भारत कैसा है, या भारत एक राष्ट्र के रूप में जो इमेजिन किया, उसके इमेजिनेशन में उन्होंने भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, एंशियंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता, उसका यूज किया। ठीक है, इसीलिए राम, कृष्ण, दुर्गा, ये सारे देवी देवता जितने भी थे, इनको यूज किया गया, इनका इस्तेमाल हुआ है राष्ट्र की कल्पना करने में।
ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है, सभी लोग मानते हैं। तो इसीलिए इसीलिए जो गांधी जो है वो राम राज्य की बात कर रहे हैं, अशोक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। अशोक एक हिस्टोरिकल व्यक्ति है, अशोक एक्चुअल में हुआ था, राम हुए थे या नहीं हुए थे डाउट है। तो लेकिन चूंकि राम को मानने वाले ज्यादा हैं, तो इसलिए राम राज्य की कल्पना, तो एक प्रकार से इस्तेमाल होता है, एक प्रकार से हम यूज करते हैं उन सिंबल्स को जो लोग, जिनको लोग ज्यादा मानते हैं, ठीक है, और उनका इस्तेमाल करके हम एक कॉमन हिस्ट्री बनाते हैं। तो यही हमारे राष्ट्रवादियों ने किया था जब वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन्वोक किया था, इन्वोक मतलब इस्तेमाल किया था एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड कल्चरल हेरिटेज। अब देखिए, एंशिएंट सिविलाइजेशन का मतलब होता है प्राचीन सभ्यता, कल्चरल हेरिटेज का मतलब होता है कि आपकी सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज। अब आप देखिए कि गंगा उत्तराखंड से लेकर, बिहार से लेकर बंगाल के बाद बांग्लादेश में जाकर वो आपके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। अब गंगा के किनारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस, हरिद्वार है, ठीक है, फिर आपका इलाहाबाद है जिसको हम प्रयाग बोलते हैं, फिर आपका बनारस है, तो ये सारे गंगा के किनारे। अब यहाँ पर बहुत सारी कल्चरल चीजें इन्वॉल्व है, हर 12 साल में कुंभ होता है, ठीक है। उसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जहां पर गंगा एज अ गंगा की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप देखें कि नॉर्थ इंडिया में गंगा जो है वो एक बहुत ही पावरफुल कल्चरल हेरिटेज है। कल्चरल हेरिटेज आप देखेंगे, गंगा को लेकर बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे पुराने सॉन्ग्स हैं, मिथ हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है। तो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज। तो हम इतिहास कैसे बनाते हैं, हम इतिहास बनाते हैं अपनी सांस्कृतिक विरासत से, ठीक है। तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए जब भारत एक राष्ट्र के रूप में हो, उसकी जो कल्पना की गई थी, तो उसमें हमारे जो उस समय के जो लीडर्स थे, उन्होंने इस्तेमाल किया था हमारी प्राचीन सभ्यता को और हमारी सांस्कृतिक विरासत को, ये दावा करने के लिए कि भारत एक बहुत लंबे समय से है, इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड कंटिन्यूइंग हिस्ट्री। तो इंडिया अभी अभी नहीं बना, इंडिया बहुत पुराने समय से है और उसका अपना एक इतिहास है। अब हर राष्ट्र को ये प्रूव करना पड़ता है कि हम अभी अभी नहीं बने हैं, हमारा एक बहुत पुराना कल्चर है, हमारी पुरानी हिस्ट्री है, हम सब एक हैं, हम बहुत हजारों सालों से एक जैसे रह रहे हैं, इसलिए हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, इसलिए हम अलग होना चाहते हैं, इसलिए हमें खुद का रूल चाहिए, ठीक है। तो खुद का रूल को जस्टिफाई करने के लिए हमको ये दिखाना पड़ता है कि वी हैव अ लॉन्ग एंड कंटिन्यूइंग हिस्ट्री, कि हमारी एक लंबी हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री टूटी नहीं है, कंटिन्यू, ठीक है। तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इससे राष्ट्र बनता है। तीसरा आता है क्षेत्र। अब जहां पर भी लोग रहते हैं, ठीक है, अब अगर जैसे मैं बोलूं कि इंडियन, अब इंडियन ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, इंडियन पाकिस्तान में भी कुछ होंगे, इंडियन चाइना में भी कुछ होंगे, इंडियन अमेरिका में भी कुछ होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडियन सिर्फ इंडिया में ही। लेकिन जब मैं बोलता हूँ, जब वो बोलते हैं कि वो इंडियन है, तो तुरंत लोगों का ध्यान इंडिया के मैप पर जाता है, ठीक है। तो अब राष्ट्र के लिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई क्षेत्र। तो राष्ट्र जो है वो समूह जो अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है, वो चिन्हित करता है कि ये क्षेत्र हमारा है, यानी कि वो अपने आप को डिफाइन करता है, वो ढूंढता है एक क्षेत्र कि ये हमारा है, ठीक है। तो पहले तो वो कॉमन हिस्ट्री गढ़ता है, अपना एक हिस्ट्री बनाता है, उसके बाद वो आइडेंटिफाई करता है अपने आप को एक पर्टिकुलर टेरिटरी से, पर्टिकुलर क्षेत्र से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका क्षेत्र नहीं है, आपका एरिया नहीं है, तो आप कभी कंट्री नहीं बन सकते, आप कभी नेशन स्टेट नहीं बन सकते। आप नेशन के रूप में रह सकते हैं कि हम सभी बंगाली हैं या हम सभी तमिल हैं, चाहे दुनिया में कहीं पर भी हैं, हम तमिल हैं, लेकिन तमिल राष्ट्र बनने के लिए
तमिल देश बनने के लिए क्षेत्र होना बहुत जरूरी है, टेरिटरी होना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप अपना खुद का शासन नहीं चला सकते। ठीक है, तो इसीलिए हर नेशन क्या करता है, एक क्षेत्र को चिन्हित करता है, आइडेंटिफाई करता है। नेशन आइडेंटिफाई विद अ पर्टिकुलर टेरिटरी, और उसमें, और वो टेरिटरी की खासियत क्या होती है कि उस पर वो लॉन्ग टाइम रह रहा। ठीक है, शेयरिंग अ कॉमन पास्ट एंड लिविंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टेरिटरी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हेल्प्स देम टू इमेजिन देमसेल्फ एज वन पीपल। तो आप देखिए कि अगर वो कॉमन पास्ट अपना क्रिएट करते हैं, कॉमन पास्ट मतलब कॉमन हिस्ट्री, और वो साथ में रह रहे हैं, लिविंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, एक विशेष क्षेत्र में वो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, तो उनके लिए आसान हो जाता है अपने आप को राष्ट्र के रूप में इमेजिन करना। तो शेयरिंग अ कॉमन पास्ट एंड लिविंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टेरिटरी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय से अगर आप रह रहे हैं, तो इट हेल्प्स देम टू इमेजिन देमसेल्फ एज वन। तो वो एक इमेजिन कर पाते हैं अपने आप को कि वो एक व्यक्ति है। तो पहला एक विश्वास होना चाहिए कि हम एक हैं। दूसरा, एक कॉमन हिस्ट्री तैयार होती है कि हमारा इतिहास, हमारा पास्ट एक था। तीसरी चीज होती है कि हम क्षेत्र, एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम मराठी हैं, तो हम यहाँ पे रहते हैं, अब ये हमारा देश बनेगा। ठीक है, हमें ये एरिया चाहिए अपने लिए, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं, और जो लोग भी इस एरिया में रह रहे हैं उनका कल्चर एक है, उनका हिस्ट्री एक है। तो हमारा हिस्ट्री एक है, हमारा क्षेत्र एक है, इसलिए हम एक राष्ट्र हैं। और चूंकि हम एक राष्ट्र हैं, तो हमें अलग देश चाहिए, हमें खुद का रूल करने का अधिकार है। ये नेशनलिज्म का थियरी है ना, राष्ट्रवाद यही है। तो अब चौथा जो इंपॉर्टेंट आता है, जो मैंने आपको बताया कि सेल्फ रूल का, जिसको हम बोलते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे कि डिटर्मिनेशन माने क्या होता है। तो आप देखेंगे कि डिटर्मिन करना यानी कि अपने बारे में निर्धारित करना। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिन करना यानी कि निर्धारित करना। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब खुद से, तो खुद मैं बोलूंगा कि मैं क्या चाहता हूं। ठीक है, मेरा अधिकार है, मैं चूज करूंगा, मैं किस राज्य में रहूंगा, मेरी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, मेरे ऊपर कौन रूल कर सकता है, ये कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा, ये मैं खुद डिटरमिन करूंगा, खुद तय करूंगा। तो इसको हम बोलते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। बेसिकली मैं आजादी मांग रहा हूं, इंडिपेंडेंस। अगर कोई विदेशी शक्ति मेरे ऊपर कब्जा किए हुए है और मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, इसका मतलब है मैं ये बोल रहा हूं कि आप जाओ यहां से, हमें खुद की सरकार चाहिए। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जहां पर नेशन जो है वो डिमांड करता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। और आज जो पूरी दुनिया का जो मैप आप देखते हैं, जो अलग अलग आपको नेशन दिखते हैं, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो एशिया में हो, चाहे वो साउथ अमेरिका में हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में हो, वो सब और सब इससे निकले हैं। इंडिया जो बना है, पाकिस्तान जो बना है, बांग्लादेश जो बना है, वो सब राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन से। सबने ये अधिकार मांगा है कि हमें खुद से जीने का अधिकार चाहिए, सेल्फ डिटर्मिन। आप कोई और रूल नहीं चाहिए, हम खुद का रूल करें, हम एक राष्ट्र हैं और हमें खुद का रूल चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटिकल आइडियल हो जाता है, एक राजनीतिक आपका मूल्य, या आइडियल मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको आप मानते हैं, आदर्श। तो राजनीतिक आदर्श है ना, तो हर नेशन का एक राजनीतिक आदर्श होता है कि वो बनना चाहता है नेशन स्टेट, यानी कि खुद की सरकार बनाना चाहता है। और वो चाहता है कि जो लोग दूसरे हैं, जिनको वो दूसरा मानता है, कि उनको वो डिटरमिन करता है कि ये हमारे राष्ट्र का पार्ट नहीं है, उनको वो बाहर चाहता है।
ठीक है, तो हालांकि टेरिटरी जो होता है, क्षेत्र, और शेयर्ड हिस्टोरिकल आइडेंटिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ वननेस। ठीक है, तो अभी आपने देखा ऊपर कि जो क्षेत्र है, अगर आप एक क्षेत्र में रह रहे हैं बहुत लंबे समय से, और अगर आपका शेयर्ड हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है, यानी कि आपका एक कॉमन इतिहास है, तो आपको एक फीलिंग ऑफ वननेस आ जाती है। फीलिंग ऑफ वननेस मतलब, सेंस ऑफ वननेस मतलब कि हम एक हैं। ठीक है, हम एक हैं, इसका एक एहसास आ जाता है आप में, अगर आप एक क्षेत्र में रह रहे हैं लंबे समय से और आप इतिहास शेयर कर रहे हैं, यानी कि आपका कॉमन हिस्ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेशनलिज्म के लिए, नेशनलिज्म के उभार के लिए, राष्ट्रवाद पनपने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कलेक्टिव एस्पिरेशन टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। कि आप स्वतंत्र राजनीतिक स्वरूप चाहते हैं, आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, आप किसी दूसरे लोगों के अंडर में नहीं रहना चाहते। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेशनलिज्म को लाने के लिए। राष्ट्रवाद के उभार में, अगर किसी भी देश में या किसी भी एरिया में राष्ट्रवाद का उभार हुआ है, राष्ट्रवाद आया है, जैसे कि भारत में, भारत का उभार जो है, भारत में राष्ट्रवाद का उभार, अगर अंग्रेज नहीं होते तो हमारा नेशनलिज्म कुछ और होता। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो इट इज द कलेक्टिव एस्पिरेशन। मेरी आवाज म्यूट है? मेरी आवाज म्यूट है क्या? अनिकेत साहब बोल रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज? आ रही है ना? ठीक, ओके ओके। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? अभी 10-15 मिनट और पढ़ाऊंगा। ठीक है, अनिकेत जी आप दोबारा चेक कर लीजिए। नहीं सर, क्या? नो सर, नो सर। अगर मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही तो आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब कैसे दे रहे हैं? अच्छा, बोर हो? अच्छा, नहीं बोर है उसका। ओके, मुझे लगा आप बोलो नहीं आ रही आवाज। अच्छा, ठीक ठीक। क्योंकि क्या होता है कि मैं बहुत सारी कहानियां सुनाने लगता, तो मुझको लगता पता नहीं बच्चे बोर तो नहीं हो जाते। इंटरेस्ट आ रहा है? अरे जिंदे साहब कैसे हैं आप? चलिए, गुड गुड, ठीक है। तो अब वो क्या बोलना चाह रहा है कि शेयर्ड टेरिटरी भी इंपॉर्टेंट है, शेयर्ड हिस्टोरिकल आइडेंटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट प्ले करते हैं टू क्रिएट अ सेंस ऑफ वननेस। तो सेंस ऑफ वननेस क्रिएट करने के लिए इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रवाद के लिए, वो है सभी ग्रुप में ये एस्पिरेशन जाग जाए, उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उसमें ये एक इच्छा जाग जाए कि क्या इच्छा? एक स्वतंत्र देश होने की। ठीक है, अब इट इज द कलेक्टिव एस्पिरेशन टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। अब अगर मैं बोलूं कि भारत, आप याद होगा मैंने आपको एक मैप दिखाया था 1900 का। 1900 का आज से 120 साल पहले का मैप था। इंडिया में क्या लिखा हुआ था? ब्रिटिश एम्पायर लिखा हुआ था। इंडिया के मैप पर क्या लिखा हुआ था? ब्रिटिश एम्पायर। ऑस्ट्रेलिया के मैप पर क्या लिखा हुआ था? ब्रिटिश एम्पायर। कनाडा के मैप पे क्या लिखा हुआ था? ब्रिटिश एम्पायर। यानी कि 1900 में हमारा कोई स्वतंत्र राजनीतिक स्वरूप नहीं था। आज अगर हम 2021 में वो मैप देखेंगे, आज लिखा होगा इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आज से 120 साल पहले तीनों जगह पर सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर लिखा था, अंग्रेजों का साम्राज्य, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन थे हम। हमारे अपनी कोई स्वतंत्र राजनीतिक स्वरूप नहीं था। ठीक है, तो किसी भी राष्ट्र को पनपने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए बहुत जरूरी है कि जो लोग मानते हैं अपने आप को कि हम एक राष्ट्र हैं, उनके अंदर ये इच्छा जाग जाए कि हमें एक स्वतंत्र राजनीतिक स्वरूप चाहिए, भले वो मिले या ना मिले। जरूरी नहीं है कि आप आजाद हो, ठीक है, लेकिन आपके अंदर वो इच्छा है। ठीक है, आपके अंदर वो
एस्पिरेशन है, ठीक है, तो एस्पिरेशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इट इज द कलेक्टिव एस्पिरेशन टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। और ये जो एस्पिरेशन है ये नेशनलिज्म की बुनियाद खड़ी करता है, ठीक है, ये नेशनलिज्म की बुनियाद है। और ये क्या है, हमारा एक राजनीतिक आदर्श बन जाता है, ठीक है। नेशन अनलाइक अदर सोशल ग्रुप सीक द राइट टू गवर्न देमसेल्फ, ठीक है। नेशन जो है वो प्रयत्न करते हैं किस चीज को पाने का, ये अधिकार पाने का, खुद को गवर्न करने का। अब जैसे एक ट्राइबल ग्रुप है, अब ट्राइबल ग्रुप भी एक प्रकार का सोशल ग्रुप है। कास्ट अगर आप देखें तो कास्ट भी एक प्रकार का सोशल ग्रुप है। लेकिन कोई कास्ट ये नहीं बोलता है कि हमको स्वतंत्र देश चाहिए, है ना। या कोई ट्राइब इंडिया में, सेंट्रल इंडिया की कोई ट्राइब ऐसी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में है। सेंट्रल इंडिया में जो अपनी ट्राइब्स हैं, गोंड है या जो दूसरी ट्राइब्स हैं, वो तो ये नहीं बोल रहे कि हमको अलग से कुछ देश चाहिए, है ना, क्योंकि वो अपने आप को एक सोशल ग्रुप में देख रही हैं, ट्राइब के रूप में देख रही हैं, लेकिन नेशन के रूप में नहीं देख रही हैं। जिस दिन वो नेशन के रूप में अपने आप को देखने लगेंगे, वो अलग से राष्ट्र की मांग करेंगे। जैसे कश्मीरी, कश्मीरी अपने आप को एक नेशन के रूप में देखते हैं, ठीक है। हालांकि वो एक सोशल ग्रुप है, एक पर्टिकुलर टेरिटोरी, एक क्षेत्रीय ग्रुप है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप एक पर्टिकुलर क्षेत्र में है, इसलिए कश्मीरी है, लेकिन वो अपने आप को एक नेशन के रूप में देखते हैं। नागा लोग जो है, नागा एक ट्राइबल ग्रुप है, लेकिन वो अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में देखता है, तो इसलिए वो लड़ रहा है कि हमें सेपरेट नागा कंट्री चाहिए या नागा नेशन चाहिए, ठीक है। तो नेशन क्या होता है, नेशन बाकी दूसरे सोशल ग्रुप से अलग होता है। तो अनलाइक अदर सोशल ग्रुप, दूसरे ग्रुप की तरह नहीं, नेशन क्या करता है, नेशन डिमांड करता है राइट टू गवर्न देमसेल्फ, कि वो खुद का रूल खुद करेगा। दे सीक इन अदर वर्ड्स द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये जो राइट टू गवर्न है, खुद की सरकार चलाना, और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये दोनों एक ही चीज है, तो वो डिमांड करता है, ठीक है। और इसी डिमांड की वजह से तमाम एशिया और अफ्रीका के देशों को आज़ादी मिली थी। हमारा अपना भारत का जो फ्रीडम मूवमेंट है वो यही है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। चाहे वो गांधी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो तिलक हो, चाहे कोई भी हो, सबका डिमांड वही था, ठीक है। अब उसमें भी बहुत सारे झोल हैं, वो सब आपको मैं बाद में बताऊंगा। गांधी अलग थे, भगत अलग थे, भगत सिंह का फिलॉसफी अलग था, तिलक कुछ और ही बात कर रहे थे, वो सब मैं आपको बाद में बताऊँ। अभी फिलहाल हम मान के चलते हैं कि उनकी सबकी लड़ाई एक थी। द राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज आल्सो बीन असर्टेड बाय नेशनल लिबरेशन मूवमेंट। अब जब भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो भारत अकेला नहीं था, एशिया के और भी बहुत सारे देश थे, अफ्रीका के और भी बहुत सारे देश थे जिनमें ये स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल लिबरेशन मूवमेंट। तो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, अल्जीरिया है जिसमें बहुत ही फेमस था, अल्जीरिया का वॉर हुआ था, अल्जीरिया में सिविल वॉर हुआ था फ्रांस के खिलाफ उन्होंने, क्योंकि अल्जीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था। तो अल्जीरिया लड़ रहा था, साउथ अफ्रीका में लड़ाई चल रही थी। तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया में एशिया और अफ्रीका के तमाम ऐसे देश थे जिनमें ये स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, और सब जगह इसी चीज की बात हो रही थी, द राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। और सब लोग यही बोल रहे थे कि हम अलग राष्ट्र हैं। अल्जीरिया भी यही बोल रहा था, साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स हैं वो भी यही बोल रहे थे, इंडिया भी यही बोल रहा था, ठीक है। इजिप्ट में भी यही सब चल रहा था। इजिप्ट तो खैर आज़ाद हो गया था पहले ही, इजिप्ट तो काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन ग्रीस भी 1830s में हो गया था, लेकिन वहाँ पे सब जगह यही कहानी थी। तो ग्रीस जो है वो टर्की के कब्जे में था, तुर्की के, तो वहाँ पे भी जो नेशनल मूवमेंट चला वो यही था कि हम अलग हैं, हम एक राष्ट्र हैं, हम आपके अंडर में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है ये नेशनल लिबरेशन मूवमेंट की नींव था। यानी कि दुनिया के सारे देश जो किसी दूसरे देश के गुलाम थे, सबने लड़ने के लिए, अपनी आज़ादी पाने के लिए
इसी अधिकार को मांगा था, इसी अधिकार का इस्तेमाल किया था। ठीक है, और राष्ट्रवाद इसी और इसको मांगने के लिए उनको राष्ट्रवाद क्रिएट करना पड़ा था। ठीक, और ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन तभी आता है जब आप एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को देखते हैं। अब ये नेशनलिज्म बहुत अच्छी चीज है, नेशनलिज्म ने बहुत सारे देशों को आजाद कराया। ये जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद क्या है? एक प्रकार की राजनीतिक विचारधारा है, एक प्रकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से बहुत सारे देशों को आजादी मिली है। ठीक है, सारे देशों में विदेशियों से उनको मुक्ति मिली है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम यह है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब भारत की कल्पना की जाती है, भारत का जब एक कॉमन हिस्ट्री या भारत का जो एक राष्ट्र के रूप में कल्पना होती है, उसमें जो सिंबल्स यूज होते हैं वो सब सिंबल हिंदू सिंबल है, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है। तो इसीलिए देखेंगे राष्ट्र माता का जो कंसेप्ट आता है वो दुर्गा से है। ठीक है, हालांकि वो भी दुर्गा का भी जो कंसेप्ट है वो कहीं और से लिया गया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जो सिंबल्स यूज होते हैं, गांधी जो राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं कि भारत कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र भारत जो है वो एक राम राज्य होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि ये सारे जो सिंबल्स हैं, जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपके हीरो कौन है? अब सबसे मजेदार बात यह है कि आपके हिस्ट्री में हीरो राणा प्रताप है। ठीक है, और वो किससे लड़ रहे हैं? अकबर से लड़ रहे हैं। दोनों ही भारतीय हैं अगर आप देखें तो। ठीक है, या फिर दोनों ही विदेशी हैं। ऐसा नहीं है कि अकबर कम भारतीय थे, राणा प्रताप ज्यादा। राणा प्रताप के जो वंशज हैं वो भी सेंट्रल एशिया से आए थे। ऐसा नहीं है, वो राजपूत जो है उनको माना जाता है कि वो शक और हून जो 1500 साल पहले आए थे उनके वंशज। मुगल भी सेंट्रल एशिया से आए थे। अगर आप देखो तो दोनों बाहर बाहर के हैं। अगर आप देखो कि दोनों का जन्म इंडिया में हुआ है तो आप इंडियन हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? फिर आप शिवाजी को हीरो मानते हैं और औरंगजेब विलन है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आप इतिहास जो आप बनाते हैं, जिसको आप राष्ट्रीय हिस्ट्री बोलते हैं, नेशनल हिस्ट्री बोलते हैं, उसमें कुछ लोगों को आप पिक करते हैं एज अ हीरो, एज अ सिंबल, जो आपके नेशनल हीरो बनते हैं। और ये डिपेंड करता है कि मेजॉरिटी किसकी है। तो चूंकि हिंदू मेजॉरिटी है तो जो हिंदू सिंबल है, हिंदू जो हिस्ट्री है, वो आपकी हिस्ट्री बन जाती है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि राष्ट्र की जब ये संकल्पना आई थी, अवधारणा आई थी, तो ये माना जाता था कि राष्ट्र वो लोग हैं जिनमें एक धर्म के लोग रहेंगे या एक जाति के लोग या एक प्रकार के। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ऐसी नहीं है। लगभग दुनिया के हर देश में 100% लोग एक भाषा बोलने वाले नहीं है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे 100% लोग एक ही भाषा बोलते हो, 100% लोग एक ही धर्म को फॉलो करते हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसा कोई राष्ट्र नहीं। अब फ्रांस में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि 70-80% क्रिश्चियन है, तो उसमें 10% मुस्लिम्स भी हैं, है ना। क्रिश्चियंस में भी बहुत सारे वैरायटीज हैं क्रिश्चियन के, कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही धर्म, एक ही टाइप के लोग हैं। तो अब प्रॉब्लम कहां पे आती है कि राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी समस्या यह है कि राष्ट्रवाद इमेजिन करता है एक ऐसा समूह जिसमें सब एक जैसे। जब राष्ट्रवाद की अवधारणा पैदा की जाती है, जब उसकी हम कल्पना करते हैं, जब हम राष्ट्रवाद को लेकर आते हैं अपने यहाँ पर, तो हम कल्पना करते हैं कि हम सब एक हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं। रियलिटी में यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, बुद्धिस्ट भी है, तमिलियन भी है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और सबका अपना अपना कल्चर है, सबका अपना अपना लैंग्वेज है, अपने अपने हीरोज हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि नेशनलिज्म क्या करता है, किसी एक समुदाय के हीरो उसको प्राथमिकता देता है और बाकी सबको बोलता है भूल जाओ, इनको हीरो मानो। और यहां पे लड़ाइयां शुरू होती हैं। तो राष्ट्र तो बन जाता है, लेकिन राष्ट्र बनने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जब आप हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, जब आप नेशनल सिंबल्स क्रिएट करते हैं, तो आप सारे ग्रुप्स का ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि राष्ट्र की जो अवधारणा है उसमें क्या है
एक जैसे लोग, लेकिन रियलिटी में एक जैसे लोग नहीं है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो 100% होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं या सभी लोग एक ही प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करते हैं। इवन अगर क्रिश्चियन कंट्री है तो क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे अलग अलग सेक्ट हैं। मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब में 99% मुस्लिम्स हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे विद इन इस्लाम शिया और सुन्नी का बहुत बड़ा झगड़ा है, ठीक है। वहां पे एक बहुत बड़ा शिया वर्ग है जो कि जिनके साथ जिनका बहुत शोषण होता है, क्योंकि अरब जो है, सऊदी अरब जो है वो एक सुन्नी देश है, सुन्नी प्रधान देश है। ईरान ठीक उल्टा है, ईरान में शिया लोग मेजॉरिटी में है, तो वहां पे सुन्नी लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो विद इन इस्लाम यानी कि विद इन एक धर्म के भी प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आप ऐसा बुद्धिज्म में भी देख सकते हैं। आप अगर चाइना में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के बुद्धिज्म है, जापान में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के बुद्धिज्म है, श्रीलंका में, थाईलैंड में, तो भले ही एक आपको लगेगा कि एक धर्म है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो होमोजिनाइटी जो होती है, एक रूपता, ये बहुत बड़ा मिथ होता है, ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। तो अब यहाँ पर एक राष्ट्रवाद एक आदर्श के रूप में और राष्ट्रवाद जब रियलिटी में जब प्ले करता है उसमें बहुत अंतर आता है, और इसकी वजह से फिर बहुत सारे युद्ध होते हैं, बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे होते हैं। आप इंडिया उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। आप देखेंगे कि बीजेपी क्या बोलता है, बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करता है, नेशनलिज्म की बात करता है, लेकिन उसका नेशनलिज्म कौन सा है, हिंदू नेशनलिज्म। अब जब अगर मैं मेरे राष्ट्रवाद का बेस धर्म बनाऊंगा तो इसका मतलब यह है कि दूसरे धर्म के लोगों को उसमें जगह नहीं, दूसरा धर्म जो है फिर वो बोला जाएगा। अब जैसे कि अगर मैं लैंग्वेज के हिसाब से बनाऊं कि भारत क्या है, भारत हिंदी भाषियों का देश है, अगर मैं ऐसे डिफाइन करूं कि भारत हिंदी भाषियों का देश है क्योंकि हिंदी वाले मेजॉरिटी में है, तो बाकी सारे लोगों को बहुत खराब लगेगा, दे विल फील एक्सक्लूडेड। उनको लगेगा अरे ये क्या है, मतलब भाषा के आधार पे आप कर रहे हैं, और आप जो इमेजिन कर रहे हैं इंडिया को कि इंडिया जो है वो सिर्फ हिंदी भाषियों के लिए है, तो फिर मतलब ये मेरा नहीं है क्या, है ना। और फिर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है, भेदभाव शुरू हो जाता है। फिर हिंदी भाषी बोलेंगे क्योंकि ये हिंदी भाषियों का देश है तो सभी नौकरियां हिंदी भाषियों को मिलनी चाहिए, ठीक है, हिंदी भाषियों को ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए, सरकार हमारी होनी चाहिए क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं, ठीक है। और जो लोग हिंदी भाषी नहीं है उनको हिंदी भाषी होना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा, हिंदी सीखना ही पड़ेगा, दूसरी लैंग्वेज को हम नहीं आने देंगे। तो ये चीजें शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए जब आप एक पर्टिकुलर कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो फिर उस राष्ट्र में बहुत सारी दूसरी चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है। इंडिया उसका प्राइम एग्जाम्पल है, पाकिस्तान उसका प्राइम एग्जाम्पल है। पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना था, लेकिन विद इन 30 ईयर्स पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अभी पाकिस्तान में और ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बलूचिस्तान करके एक वहां पे बहुत बड़ा राज्य है जो कि वहां पे आजाद होना चाहता है। अब बलूच और पंजाबी, एक तरफ पंजाबी है, वहां पे 4 प्रांत हैं मेन पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, NWF। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है पठान लोग हैं जो अफगानिस्तान से, उनका अपना कल्चर है, हालांकि वो पाकिस्तान का पार्ट है लेकिन दे आर कल्चरली सिमिलर टू अफगानिस्तान। तो वो अफगानिस्तान के जैसा है उनका पूरा कल्चर, उनके लोग, वो सब एथनिसिटी एक जैसी है। फिर इधर बालूचिस्तान है, वो अलग है एकदम, उनका लैंग्वेज अलग है, मुस्लिम है, दे आर ऑल्सो मुस्लिम बट अलग है। सिंध है, सिंध राजस्थान से लगा हुआ है, राजस्थान और गुजरात से लगा हुआ है सिंध। तो सिंध में सिंधी भाषा बोली जाती है, वो भी मुस्लिम है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि विद इन पाकिस्तान अब बलूचिस्तान वाले बोल रहे हैं कि हमको अलग चाहिए, इंडिया में कश्मीरी हैं जो बोल रहे हैं अलग चाहिए, श्रीलंका में तमिल हैं जो बोल रहे हैं कि हमको अलग चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो बोलता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं नेशनलिज्म में, ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स हैं? मैनी पीपल बिलीव दैट अ शेयर्ड पॉलिटिकल विजन इज नॉट इनफ
to bind individual together as a nation. They seek instead a shared cultural identity, such as a common language, religion or common descent. ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं ये मानते हैं कि पॉलिटिकल विजन जरूरी नहीं है, हमें एक कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी होनी चाहिए। चलिए इसको मैं अगले लेक्चर में खत्म करता हूँ, क्योंकि अभी 5:45 हो गया और मैं इसको खत्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी ज्यादा बचा नहीं है, सिर्फ ये आधा घंटे का है। तो आज थर्सडे है, राइट? तो सैटरडे को मैं इसको खत्म करूंगा और उसके बाद फिर मैं नया चैप्टर चालू करूंगा, ठीक है? तो आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, ये थोड़ा सा बाकी रह गया है, तो क्योंकि अभी 15 मिनट में तो मैं नहीं खत्म कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, वीडियो और आवाज भी कट हो रहा है बीच में। अनिकेत जी, वीडियो स्टॉप हो रहा है बीच बीच में, अभी हो गया क्या? बेटा ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है ना? अभी क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक है, अब एथीस्ट और सेकुलर में क्या डिफरेंस है, ये क्षितिज ने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। एथीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम एक वर्ड पढ़ेंगे, थीज्म, है ना? थीज्म, ठीक है? तो थीज्म का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर की संकल्पना में विश्वास रखता है, उसको हम थीस्ट बोलते हैं। थीस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो भगवान को मानता है, जिसको ये लगता है कि भगवान होते हैं। इसका उल्टा जो होता है वो होता है अथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। एथीस्ट का मतलब होता है कोई भगवान नहीं होता, ना हिंदू के, ना मुस्लिम के, ना सिख के, ना बुद्धिस्ट के, कोई नहीं, भगवान होते ही नहीं, ठीक है? तो ये अंतर होता है। तो थीस्ट जो होता है, तो आप देखेंगे कि हिंदू भी थीस्ट है, इस्लाम मुस्लिम भी थीस्ट है, क्रिश्चियन भी थीस्ट होते हैं, क्योंकि वो सब मानते हैं कि भगवान होता है। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं या मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हैं या सिख परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते, ठीक है? तो उनको हम बोलते हैं एथीस्ट, नास्तिक, ठीक है? तो नास्तिक मतलब ऐसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, जो धर्म को नहीं मानता, ठीक है? सेकुलर का मतलब अलग होता है। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर जो है वो एक राजनीतिक विचारधारा है। सेकुलरिज्म जो है वो जैसे नेशनलिज्म यूरोप से आया है, वैसे ही सेकुलरिज्म आया था। अब मुझे लगता है कि लाइट चली गई है, आप लोग को सुनाई दे रहा है? लाइट गई।